जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। 30 मिनट वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला वीडियो नंबर सिस्टम का जरूर देखा होगा। ये वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका जो एनटीएससी का पेपर आने वाला है उसके रिवीजन में आपकी हेल्प हो जाए। 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। और इसके साथ ही साथ हम आपके लिए क्वेश्चन सेशन भी लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रहे हैं। हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जा रही होगी, जिसमें लाइव क्लास अटेंड करके आप मेरे साथ उसी चैप्टर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके एनटीएससी और बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो मेक श्योर पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से इसको सीखें। अच्छा, अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा और लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो या तो आप रैंकर्स एनटीएससी 2023 पर चले जाएं टेलीग्राम चैनल पर, या फिर रैंकर्स एनटीएससी 2023 पर, रैंकर्स एनटीएससी पर। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। रियल नंबर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके पहले नंबर सिस्टम आप जरूर पढ़ के रखिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में बेसिक जो आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारी चीजें वो मैंने आपको वहां बता दी है। दुनिया में जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि भाई वो सभी के सभी रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स आपको दिखते हैं, अगर वो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा पा रहे हैं तो वो नंबर क्या होने वाले हैं? रेशनल नंबर, जहां पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। और अगर वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। ध्यान ये रखेंगे कि क्यू हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं रेशनल नंबर। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर। पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। ठीक है, चलिए, तो इसके ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, ये एग्जांपल आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जब जैसे मान लीजिए ये हमारा लिख दिया 1.000010000 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी जाती है तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3.14 दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पर सवाल आता है दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ही आप किसी भी रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में देखते हैं तो आपको ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। ये आपको कंफर्म करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया गया है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो अगर इसको डिवाइड करने पर ये टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 2 को 4 से डिवाइड किया तो आपको मिल जाता है आंसर 0.5। मतलब डेसिमल के बाद चीजें क्या हुई? रुक गई। तो इसे कहते हैं कि टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं 1/3 लिख दूं तो आप हमेशा लिखोगे 0.3333 डॉट 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 डॉट। इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि ये चीजें रुक नहीं रही है, डेसिमल के बाद कोई चीज रुक नहीं रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है? रिपीटिंग है। ठीक है, अब जैसे कोई भी नंबर आपको मैं पी बाई क्यू दे दूं, इसको आप देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उसका तरीका क्या है भैया? उसका तरीका ये है कि आप क्यू को क्या देखिए, अगर क्यू आपका 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। और वहां पर n एंड m शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब सीधे आप कह सकते हैं कि होल नंबर होने चाहिए। तो n और m क्या होने चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर आपका q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में मिल जा रहा है, तो कोई भी अगर आपको रेशनल नंबर मिल रहा है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं मिलता है तो वो क्या होने वाला है? वो आपका होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये टॉपिक कंफर्म। अब सवाल जो होता है, ये 9th का टॉपिक है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो भी आपके सामने दिखता है उसको आप रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको आप यूज करिएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 0.33 बार, तो आपको क्या करना है, जितने नंबर पर बार है सबसे पहले आप उस नंबर को लिखिए 33। जितने नंबर पर बार है
उतने बार वो लिख दीजिए, फिर जिस पर बार नहीं उसको माइनस करते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, फिर बटे में क्या जाएंगे, जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ गया 1/3। इसी तरह अगर मैं आपको सवाल दे दूं 0.25 बार, तो आपको क्या करना है, पहले टोटल नंबर लिखना है 25, फिर आपको क्या करना है, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, जिस पर बार नहीं है वो 2 है, फिर नीचे क्या लिखेंगे, जितने पर बार है उतनी बार 9 और जितने पर बार नहीं उसको क्या देंगे 0। ये क्या हो जाएगा 23/90। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 0.310, तो यहाँ पे क्या करेंगे 310, जितने पर बार नहीं उसको माइनस करेंगे 3, अपॉन में क्या कर देंगे, जितने पर बार है उतनी बार 9 और जितने पर बार नहीं उतनी बार 0। ये क्या हो जाएगा 307/990। इसी तरह 3.45 को क्या करेंगे, आप तोड़ लेंगे 3 + 0.45 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 45 - 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 90। ये क्या हो जाएगा 3 + 41 डिवाइडेड बाई 19। या फिर इसको आप और सॉल्व करना चाहते थे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 4 = 11, 311/90। ठीक है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन किसमें कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट तरीका था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी को लेकर। डिविजिबिलिटी पर अक्सर सवाल आता है, इसका यूज आप अपने मैथ में भी करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 सबको पता है कि इवन नंबर यूनिट डिजिट पर आपको अगर 0 दिखता है, 2 दिखता है, इसको पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अगर आपको यूनिट डिजिट में 0 दिखता है, 2 दिखता है, 4 दिखता है, 6 दिखता है, 8 दिखता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या करते हैं, सबका सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 3 से। अगर सम करने से 3 से डिविजिबल है तो वो क्या नंबर है, 3 से डिविजिबल है। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं कि सम करने के बाद जहां पे 3 आ रहा है या 3 से डिविजिबल है उसको जोड़िए ही मत, आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। चलिए, अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट किसी नंबर के 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर वो नंबर के यूनिट डिजिट पर 5 हो या फिर 0 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा वेट करिए। 8 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले सीख लेते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके किससे डिविजिबल हो, 8 से, तो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी की क्या करेंगे, सम करने के बाद वो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तरीका यहाँ पे भी वही यूज कर लेंगे कि जो भी नंबर 9 से ऑलरेडी डिविजिबल दिख रहे हैं उनको ऐड नहीं करेंगे, 9 से डिविजिबल नंबर को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और यार वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो ही बनाया जा रहा है ताकि आप बहुत तेजी से अपना चैप्टर रिवाइज कर सकें। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, a + b + जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए 5 या 6 डिजिट का मैं कोई आपको नंबर दे देता हूं, a b c d e f, ठीक है, या g दे दिया। अब आपको क्या करना है, पहले ऑड प्लेसेस पे जो नंबर आ रहा है, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर आ रहा है उनका ऐड करिए, a + c + e + g। ठीक है, इसको सम किया, फिर आप माइनस क्या करेंगे, जो इवन प्लेसेस पर है उनका सम करिए, b + d + f, b + d + f। अब ये नंबर आपको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 11 से 11 मिलेगा। ठीक है, अगर ये नंबर आपका 0 या 11 मिलता है तो आप क्या कहने वाले उसको कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 या 11 के अलावा कुछ भी मिलता है तो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 567, ठीक है, ये नंबर दे दिया। अब इस नंबर को आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। लेकिन किस में मल्टीप्लाई करना है, केवल और केवल इस यूनिट डिजिट में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 5। इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या लिखेंगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 35। अब जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया उसमें मत जोड़िएगा, अब इसको जोड़ लीजिए इसमें, 6 × 5 = 11, 5 × 3 = 8 = 9। अब ये आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, तो आप क्या करिए, फिर जो 5 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे क्या करिए, इसके यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करिए, 5 × 1 = 5। अब क्या है, इसमें आ गया तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और क्या यहाँ पे ऐड करेंगे 5। 9 × 5 कितना है, 14। अब 14 आपको कितना दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो डिविजिबल है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 7 दूना 14, मतलब कि सॉरी 7 दूना 14 नहीं, मतलब आपका ये दिख गया कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है। मतलब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद है उसको जिससे मल्टीप्लाई किया है उस डिजिट को हटा दीजिए, फिर जोड़ दीजिए,
फिर उसको देखिए कि डिविजिबल है नहीं, अगर आपको लगता है नहीं डिवाइड कर पा रहे फिर उसके बाद वही काम करिए और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कभी नंबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर 6 के पेयर में दिखे या 12 के पेयर में दिखे या 18 के पेयर में दिखे तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं। मतलब जैसे आपको मैं दे दूं 6 6 6 6, ये नंबर क्या है 7 हो गया शायद, ये नंबर क्या है 6 से 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये थी 7 की डिविजिबिलिटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। बस सीधा सीधा यही मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी ए से बी को डिवाइड किया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सी आया और रिमाइंडर क्या आया, मान लीजिए कुछ भी आया और रिमाइंडर यहाँ पे डी आ गया, तो आपका क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि कोई भी जो क्वेश्चन डिवीजर होता है, डिवाइडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्वेश्चन इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाता है जो कि आपके लिए यूजफुल होता है और हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल अक्सर देखा जाता है, तो रिमाइंडर थ्योरम के सवाल करने के लिए तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया यही डिवाइड करने के लिए, आपसे पूछा गया कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप 7 टू द पावर 93 की वैल्यू निकालने नहीं जा रहे हैं, आप पहले डिवाइड करिए। जैसे ऐसे मान लीजिए इसको मैं लिख दूं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट डॉट, कितनी बार लिख दूं मैं इसको 93 बार, 93 टाइम्स। फिर उसको आप डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, फिर यहाँ 2, तो 2 टू द पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 टू द पावर 93 आ जाएगा। या तो आप ये कर लीजिए, या तो आप इसका तरीका कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि आपको 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर +1 या -1 मिल रहा हो। ठीक है, एक सेकंड, तो यहाँ पर जैसे कोशिश अगर मैं करूँ इसको 7 7 49 होता है ना, तो 7 टू द पावर 2 करके 7 टू द पावर 2 करके यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और ये कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर भी कितना बच जाएगा 1 7 बच जाएगा। फिर अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो फिर इसके बाद ये प्रोसेस क्या हो जाएगा 7 7 49, 49 के होल पावर कितना है 46 इंटू 7। अब डिवाइड करें तो 5। अब अगर हम 5 से 49 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना रिमाइंडर बचता है -1, -1 के होल पावर कितना हो जाएगा 46 इंटू 5 से 7 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। यहाँ -1 के पावर इवन में है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2। तो आपका इतना डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आने वाला है वो 2 आने वाला है। एक तरीका ये था कि भाई 2 टू द पावर 93 जो बच रहा है 5 से डिवाइड करने के बाद, अब इसको 5 से करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 93 ये रिमाइंडर हो गया। अब इसको चेंज कर लीजिए, 2 टू द पावर 2 के होल पावर कितना कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वही 46 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5। सेम चीज यहाँ पर भी वही चीज आपको दिख जाएगी, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अब इसी तरह आप इसका निकाल कर मुझे बताइएगा होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, आपको कोशिश ये करना है कि डिवाइड करने पर या तो -1 या तो +1 के फॉर्म में बनाना है। इसी तरह अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा -2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा -3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा -1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपका -3। ठीक है, अब सबका जो रिमाइंडर बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 36 के 18, 18 को फिर 10 से डिवाइड करिए तो आपका रिमाइंडर या तो -2 आएगा या तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 8 आएगा। कुछ बच्चा कहेगा नहीं भैया हम ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे उसका रिमाइंडर बच रहा हो कितना 8। ठीक है, उसको दिखा कि नहीं भैया मेरा रिमाइंडर 8 बच रहा है, इसमें मेरा रिमाइंडर 7 बच रहा है, इसमें मेरा रिमाइंडर 9 बच रहा है और इसमें मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 बच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे और अंत में आप देखेंगे आपको प्लस में रिमाइंडर 8 आएगा और माइनस में रिमाइंडर -2 आएगा। कहीं पे कोई गलती हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको किसी क्वेश्चन को इस तरीके के फॉर्म में मिलता है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई नंबर आपको दिखता है a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m के फॉर्म में और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये a माइनस b से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे यस इट इज ऑलवेज डिविजिबल, m चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b, m ऑड हो या इवन हो, मतलब माइनस माइनस के साथ हमेशा डिविजिबल होता है। a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, लेकिन कब, जब m की वैल्यू इवन हो। अगर m की वैल्यू इवन नहीं हुई, ऑड हुई, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो माइनस के साथ प्लस आएगा लेकिन ये इवन की कंडीशन में। और फिर उसके बाद होता है तीसरा कंडीशन, प्लस के साथ प्लस, a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आता है, m की वैल्यू ऑड रहनी चाहिए। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, तो मेक श्योर प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
एक डिविजिबिलिटी पर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इफ n इज डिवाइडेड बाय 65 तो रिमाइंडर आपका बच रहा है कितना 30। देन अगर n को डिवाइड हम 13 से करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मान लीजिए कोई नंबर n है, उसको आपने 65 डिवीजन से डिवाइड किया तो आपका कुछ क्वेश्चन मिल रहा होगा, प्लस आपका रिमाइंडर कितना मिल रहा है 30। अब क्या कर रहे हैं, इसी n को आप क्या कर रहे हैं 13 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 से इधर डिवाइड करने का मतलब आप लिख रहे हैं 65 इंटू क्यू प्लस 30 डिवाइडेड बाई 13। अब आप देखिए 13 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है 5 टाइम्स, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। तो रिमाइंडर आपको चेक कहां से करना है 30 बटे 13 करके। तो यहाँ कितना बचा 13 दूना 26 या 13 तिया 39, तो 26 34, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है +4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल फंसता है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा गया इफ n इज डिवाइडेड बाय 96 एंड रिमाइंडर आपको 14 मिल रहा है, तो बताइए 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है। तो बच्चा गलती क्या करता है, सीधा कहता है कि भैया वो तो हम क्या कर देते हैं, रिमाइंडर को 14 से 15 से डिवाइड कर देते हैं और -1 या फिर हम +14 पर क्लिक कर देंगे। लेकिन ये गलत है। तरीका तभी सही है जब ये 96 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी डिविजिबल हो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया था, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा था भाई 0 आ रहा था। तो आपको क्या करना है, इसको 96 क्यू प्लस कितना हो गया 14। अगर आप इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो यही डिविजिबल नहीं है, यहां पर ही रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन में आपको सी एंड डी मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, कांट डिटरमाइन। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर निकालने का। फैक्टर निकालना सिखाऊंगा और इस पर एक होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी आपको नंबर दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। जैसे मैं आपको 12 दे दूं और 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप कहोगे भैया 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 आप अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो इसका तरीका क्या है, तरीका सब सीखिए। जैसे 12 को आप कैसे लिख सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको प्राइम फैक्टर करके लिख सकते थे, 2 दूना 4 और इंटू 3। तो यहाँ पे पावर में कितनी चीजें मिल रही है आपको, एक तो 2 मिल रहा है और एक तो 1 मिल रहा है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिला जाएगा तो जो भी प्राइम फैक्टर के पावर में मिली है, जो प्राइम नंबर की पावर में जो भी चीजें हैं उनमें +1 कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो यहां से कितना आया 3 और यहां से कितना आया 2, तो ये कितना आ जाएगा 6। यहां पर देखिए आपके पास आंसर आ रहा था 6। सेम काम आप किसके लिए करिए, सेम काम आप 144 के लिए करेंगे। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे ये 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा भैया 5 और 5 × 15। तो मतलब आपके 144 के 15 फैक्टर मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 9 16 9 144, 4 1 5 2 1 3 5 9 15 आपके मिलने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1700 में कितने फैक्टर मिलेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के साथ साथ इवन फैक्टर निकालना और ऑड फैक्टर कितने मिलेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता इवन फैक्टर तो आप कहते 2 है भैया, 4 है, 6 है और 12 है। ऑड पूछता तो कहते भैया 1 है और 3 है। इसी तरह अगर 1400 मैं आपको दे दूं और आपसे पूछा जाए कि इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने। चलिए, तो इसी तरह अगर हम 1400 का निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा 1400 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 7 का। जिन बच्चों को नहीं आता है तो इसको इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। जैसे 1400 को आपको तोड़ना है तो आप क्या कर लीजिए, 14 × 100 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 2 × 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 100 को लिख सकते हैं 4 × 25। अब आपको शायद चीजें दिख रही होंगी कि 2 to the power 3 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 का 7 रहेगा। अब आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको लिखिए। 2 to the power इसको 0 लिख सकते हैं, 2 to the power 1 तक होगा, 2 to the power 2 होगा, 2 to the power 3 होगा। 5 को लिख सकते हैं 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2। 7 को लिख सकते हैं 7 to the power 0, 7 to the power 1। अब आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए 4 3 और 2, चाहते हैं 12 दूना 24। तो TNF अगर आपसे पूछा जाता है इसका तो क्या लिखते हैं आप 24। ठीक है, अब इवन फैक्टर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इसमें से एक ऑड जो है 2 to the power 0 की वैल्यू 1 आती है तो इसको आप हटा दीजिएगा। यहां से मिले आपको 3, यहां से मिले आपको 3 और यहां से मिले आपको कितने 2। तो 3 3 9 दूना 18 इवन फैक्टर मिलेंगे। टोटल 24 मिल रहे हैं तो ऑड कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अब ऑड निकालने का सीधा तरीका यह है कि जितने भी ये 2 के पावर में है उनको छोड़कर आप ये जो मिल रहे हैं आपके 2 के पावर छोड़कर जितने भी मिल रहे हैं प्राइम फैक्टर के पावर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ 3 मिल रहे हैं, यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह 1200 का करने की कोशिश करते हैं तो 3 × 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3।
अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 0 से लेकर 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1। अब टीएनएफ अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, 5 तो 15 दूना 30 टीएनएफ आ जाएगा। इवन फैक्टर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 छोड़ देंगे एक, क्योंकि ये ऑड है, ऑड का नंबर इवन, ऑड का ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, इसलिए केवल इवन वाले लेंगे। तो इवन का मल्टीप्लाई ऑड में करते हैं तो हमेशा इवन मिलता है। तो 4 ये 3 7 और ये 2, तो 4 थे 12, 12 दूना 24, टोटल यहाँ कितने मिल रहे थे, 30 मिल रहे थे। तो 24 में से 30 गया 6। यहाँ पे डायरेक्ट ऑड निकालने के लिए केवल ऑड वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑड नंबर फैक्टर मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 6। अब मैं आपको होमवर्क में 1700 दे रहा हूँ, 1700 के आप टीएनएफ, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम। एलसीएम पर आपको सवाल देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाले हैं, चाहे आप एनटीएससी हो चाहे आपका बोर्ड्स हो। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये सबको निकालने आता है। जैसे 144 है तो इसको सब लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 144 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। 9 और 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 16, 16 9 144। इस तरह 108 को करेंगे तो 12 9 108, 3 का स्क्वायर और 3 चौका 12, तो 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर कितना आ जाएगा 3। 72 को 8 9 72, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी हमें प्राइम नंबर दिखते हैं पूरे नंबर्स में उनको सभी को लिख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ 2 लिख रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ आपको 3 मिल रहा है, तो एलसीएम निकाला 2 और 3 मिल गए प्राइम नंबर। अब जो मैक्सिमम पावर है उसको लिख लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितनी है 4, और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 तरीके 9, तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड हमने कुछ गलती की, ये 3 तरीके 9 तरीके 27 होगा। फिर 16 का 27 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा 7 6 42 2 4 7 एकम 7 4 11, और ये 16 दूना 32, और ये 2 2 1 3 और 3 1 4, 432 आपका आंसर आ जाएगा, और दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ में आया होगा, आपको जितने भी आपके प्राइम नंबर मिलेंगे सबको लिखेंगे, जिनकी मैक्सिमम पावर होगी उनको लिखेंगे। अब एलसीएम पर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल आता है तो आप पहचानने का तरीका ये है कि अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है छोटी से छोटी संख्या फाइंड करिए, तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं एलसीएम। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर या 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा जाता है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है कि रिमाइंडर सेम इतने बच रहे हैं, रिमाइंडर इतने डिफरेंट बच रहे हैं, ठीक है। बेल वाले क्वेश्चन पर और रेस वाले क्वेश्चन पर आप एलसीएम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से एचसीएफ को रिवाइज कर लेते हैं यार। एचसीएफ निकालने का भी आपको तरीका पता है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 7, फिर यहाँ पे क्या करते हैं 7 इंटू 3, फिर यहाँ क्या करेंगे 7 इंटू 2 का स्क्वायर। तो जितने भी आपके कॉमन मिलते हैं, केवल कॉमन प्राइम नंबर उनको लिखते हैं, तो कॉमन प्राइम नंबर आपको क्या मिल रहा है 7। अब इसकी मिनिमम पावर जो कॉमन पावर है उसको लिखते हैं, तो 7 टू द पावर 1, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर कभी बड़े नंबर आ जाए और उनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, तरीका ये रहने वाला है कि आपको क्या करना है, जो 3 नंबर दिए गए इनमें से एक दूसरे में से इसका सब्सट्रैक्ट करके आप डिफरेंस निकालिए। तो 144 232 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 56 2 58 और 88 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 में से 3 गया 3 और 136 आ जाएगा, ठीक। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया आपका कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे ये मिला तो अगर आपको चेक क्या करना है, जो ये मिनिमम नंबर मिला है अगर ये तीनों को डिवाइड कर दे रहा है तो वही एचसीएफ होगा, या तो फिर इसके फैक्टर्स होंगे, इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा, जैसे 11 8 88, ठीक है। तो अब ये 11 से डिवाइड करिए इसको, 11 कम 11 से नहीं कट रहा है 8 से करिए ये, तो ये हो जाएगा क्योंकि आपको बड़ा से बड़ा नंबर मिलना चाहिए ना, बड़ा से बड़ा नंबर ही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 देखेंगे तो क्योंकि मिनिमम तो आपको 1 तो मिल ही रहा होगा, तो 1 तो एचसीएफ होता ही है सबका, ठीक है। तो 8 से देखेंगे तो 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा और 8 से ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो आई होप ये वाला मेथड आपको बहुत हेल्प करने वाला है। डिफरेंस निकालिए, अगर छोटा नंबर जो इन तीनों में आपको छोटा मिला है उससे डिवाइड करिए, अगर वो डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो उसके फैक्टर देखिए और फैक्टर में जो बड़ा नंबर है उससे ट्राई करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो एचसीएफ के सवाल है वो किस प्रकार से आते हैं, सवाल आते हैं कुछ ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने पर या बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करने पर आपको सवाल आते हैं।
अब एलसीएम एचसीएफ के दो टाइप के सवाल आते हैं, सभी टाइप के सवाल आपको आज की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो एलसीएम में आपसे कुछ एक नंबर दे दिया जाता है, इस नंबर से ये नंबर डिविजिबल है, बताइए कि अगर आपका रिमाइंडर सब में 2 बच रहा है या सब में रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा वो नंबर। इसी तरह एचसीएफ पर क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपका एलसीएम पे क्वेश्चन रहता है तो पहले आपको एलसीएम लेने रहता है, फिर उसके बाद ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि एचसीएफ के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। सभी प्रकार के सवाल आपको कहां मिलेंगे, आज के शाम के सेशन में। ठीक है, सेशन जरूर ज्वाइन करिए, कोई कोड मांगा जाता है तो क्वेश्चन 10 यूज करिए। ठीक है, अब आपको एक लास्ट टॉपिक ये है डेसिमल का एचसीएफ निकालने का या डेसिमल का एलसीएम निकालने का। अगर आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में आपको मिलता है तो आपको एलसीएम निकालना है, जैसे x बाई ए और a बाई बी का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर न्यूमरेटर में है उनका आप एलसीएम निकाल लेंगे और जो नीचे नंबर डिनोमिनेटर में उनका आप एचसीएफ निकाल लेंगे। इसी तरह अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो सभी बच्चों को पता होगा कि पहला नंबर किसी दो नंबर का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, और कोई भी नंबर आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, पहला नंबर एचसीएफ इंटू ए और दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू बी। ये ए और बी क्या है, रेशियो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 12 और 72 एक नंबर है, ठीक है, अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं तो आप कहोगे भैया 12 से डिविजिबल है ये दोनों, तो 12 विल बी द हाईएस्ट कॉमन नंबर, तो 12 इसका एचसीएफ होगा। लेकिन ये 12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, और 12 को आप 72 से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। तो 1 और 6 क्या हो गया, एक इनका रेशियो हो गया जिनमें आपको कॉमन आप इन्हीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 12 का आप 1 में मल्टीप्लाई करिए और 12 का 6 में करिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एचसीएफ इंटू ए इंटू एचसीएफ इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज एलसीएम बाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। जो आपका कॉमन फैक्टर आया है, जो कॉमन नंबर आया है, उसमें जो मल्टीप्लाई करने पर ये जो दो रेशियो मिल रहे हैं उससे, तो एलसीएम इक्वल टू कभी कभी इसका यूज होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक्स आपके एक बार रिवाइज हुए होंगे। कॉन्सेप्ट रिवाइज करना ही मेन मोटिव था हमारा। जो बच्चे पढ़ चुके ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये रिवीजन कराया जा रहा है। और हाँ, इसकी क्लास कहाँ होगी, आज शाम 5 बजे होगी, तो मेक श्योर कि सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करें यार। उस क्लास में आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो मेक श्योर ज्वाइन द क्लास विद द लिंक किशन 10 विद द कोड फ्री कोड किशन 10। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी आपको आंसर होमवर्क में दिए गए उनका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आपके सामने जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।